नमस्कार विद्यार्थियों, यूरोप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यूरोप के सामान्य परिचय पढ़ा हमने और उसके बाद यूरोप के कौन कौन से ऊंचावच हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। यूरोप के मुख्य 3 ऊंचावच है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश है। विशेष तौर से इन 3 ऊंचावचों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और वहाँ का आबहवा तंत्र किस प्रकार का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूरोप के जलवायु प्रदेश, यूरोप को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यूरोप के अगर बड़े लेवल पे अगर जलवायु की बात करें तो एक ही शब्द में कहेंगे, वहाँ की शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और अलग अलग विभाजन करें तो उत्तरी भाग में शीत जलवायु और दक्षिणी भाग में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यूरोप के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार अधिक होने के कारण तापमान और वर्षा में काफ़ी अंतर पाया जाता है और यहाँ पछुआ हवाओं का प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण यूरोप की जलवायु को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है महासागरीय जलवायु प्रदेश। महासागरीय मतलब महासागरों के जो तटवर्ती वाला भाग है, तटीय क्षेत्र का भाग है, जैसे ब्रिटेन है, स्कैंडिनेविया प्रदेश है, वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है और वर्षा शीतकाल में होती है। शीतकाल में होने का कारण है पछुआ पवन है और आकाश में बादल छाए रहते हैं और ये क्षेत्र हमेशा के लिए स्वास्थ्य के लिए उत्तम माने जाते हैं। दूसरा है उत्तरी पूर्वी, पहला जो तटीय क्षेत्र वाला, उसके बाद उत्तरी पूर्वी प्रदेश। ये ध्रुव के आसपास वाला क्षेत्र है जहाँ की शीत प्रधान जलवायु है। अधिकांश समय पारा हिमांक से नीचे रहता है। शीत ऋतु काफ़ी कठोर और लंबी होती है, ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है और वहाँ की ठंडी जलवायु होने के कारण मृदा है वो अनुपजाऊ प्रकार की पाई जाती है। अगली है तीसरी प्रकार की महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, जो महासागरों से दूर तट में मध्य यूरोप के मध्य भाग में पाई जाती है। या इसे कहें पूर्वी यूरोप पर जलवायु प्रदेश भी कहा जा सकता है। इसमें यूरोपीय रूस, रोमानिया, पोलैंड आदि क्षेत्र आते हैं, ये वाला भाग। यहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से शीतकाल में कम पहुँच जाता है, हिमपात होता है, ग्रीष्मकाल में वर्षा अधिक होती रहती है और वार्षिक तापमान अंतर है इस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, क्योंकि महासागरों से काफ़ी दूर होने के कारण महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद आता है मध्य यूरोप। महाद्वीपीय व महासागरीय जलवायु का दोनों का मिला जुला रूप है। दक्षिणी स्वीडन, पश्चिमी पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया और यूगोस्लाविया ये देश हैं जहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और पछुआ हवाओं के कारण यहाँ पर ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है और पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा है वो कम होती जाती है। ऐसी जलवायु दशा के कारण रोमानिया और हंगरी का क्षेत्र है मक्का उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। अगला आता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागर के आसपास वाला, भूमध्य सागर के तट के आसपास वाला क्षेत्र है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है वो विश्व के अधिकांश देश क्षेत्रों में विश्व प्रसिद्ध है, जो 32 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है और महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। जो भूमध्य सागर के आसपास जिस प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, ठीक विश्व के महाद्वीप के पश्चिमी भागों में 32 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। इस जलवायु की विशेषता क्या है? शीतकाल में अधिकांश वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है, आसमान साफ रहता है, वातावरण चमकीला होता है, फलों की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है और यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होने के कारण है कि ये पछुआ होनों और व्यापारिक पवनों के संक्रमण पेटी में पाया जाता है। इसी कारण वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण के कारण यहाँ पर वर्षा होती है शीतकाल में। इसके बाद आता है यूरोप का अपवाह तंत्र। यूरोप का कोई बहुत बड़ा अपवाह तंत्र नहीं है। महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है वो पछुआ हवाओं के प्रभाव में पड़ने के कारण है। वहाँ पर पर्वतों से टकराकर अच्छी वर्षा होती है और नदियाँ में वर्ष भर अधिकांशतः जल रहता है। महाद्वीप में अधिकांश नदियाँ है मध्य यूरोप के पर्वतों से, आल्प्स पर्वतों से निकलती है। राइन, रोन, सीन, ओडर, डैन्यूब, एल्ब, विस्चुला, वोल्गा, नीपर और डोनेटाज ये नदियाँ प्रमुख हैं। दक्षिणी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो यूरोप में जल विभाजक का कार्य है। उत्तरी यूरोप की नदियाँ हैं वो अटलांटिक महासागर में तथा दक्षिणी यूरोप की नदियाँ हैं वो भूमध्य सागर में गिरती है। ये एक अपवाह तंत्र का पूरा एक डायग्राम दे रखा है।
डेन्यूब नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से के पूर्वी ढलानों से निकलती हुई ऑस्ट्रिया में बहती है और उसके बाद बहती हुई हंगरी, चेक, स्लोवाकिया की सीमा, यूगोस्लाविया से बहती हुई जाकर कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। ये ध्यान रखें विशेष तौर से। इन सभी इन नदियों के इस डेन्यूब नदी का एक कमीशन बना रखा है, जिसको डेन्यूब कमीशन 1949 में बना था, जिसका मुख्यालय बुडापेस्ट में है। इसके बाद आता है राइन नदी। ये यूरोप की सबसे दूसरी बड़ी नदी है, जो स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की सीमा पर कॉन्टेंट्स झील से निकलकर उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। मोसेल, मैन, रूहर ये इसकी सहायक नदियां हैं। यह राइन नदी उन देशों में सबसे बड़ी बात है कि ये जर्मनी में से होकर बहती है, इसलिए इस नदी को जर्मनी की जीवन रेखा या यूरोप की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये यूरोप के अधिकांश देशों को सिंचाई का जल उपलब्ध कराने के साथ साथ परिवहन का मार्ग भी उपलब्ध कराती है। राइन नदी विश्व का सबसे अधिकतम व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है, जो इस नदी के तट पर स्ट्रेटबर्ग, मानदीप, मैन जैसे व्यापारिक नगर है। स्विट्ज़रलैंड कपास, कोयला आदि आयात करता है। बिजली का सामान, घड़ियाँ आदि निर्यात इसी नदी के माध्यम से होता है। व्यापारिक कार्य के कारण ये यूरोप की एक व्यापारिक नदी मानी जाती है। इसके अलावा राइन नदी के आसपास जर्मनी में कोयले का खनन होने के कारण इसमें कोयले का परिवहन बड़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए कोयला ढोने वाली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद आता है वोल्गा। ये यूरोप की दूसरी बड़ी नदी है, जो वल्दाई पहाड़ियों से की हिम निर्मित झील से निकलकर कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है।